ठीक है, चलो आवाज आ रहा है, आवाज क्लियर है, आवाज एको नहीं हो रहा है, क्लियर है। कॉल करके बैठे हुए हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर। नया टॉपिक है, बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट टोटली कुछ अलग जोन में लेके जाएगा आपको। और ये बहुत ही इस पूरे टॉपिक में, जैसे मतलब आप लोग जैसे पढ़ते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को हमने रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के कंसेप्ट से पढ़ा है, बचपन से लेके आए कि जो अच्छे से करंट को पास करेगा वो क्या होता है, कंडक्टर। और जिसमें बिल्कुल करंट पास नहीं करता, जो अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, वो क्या होता है, इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, हाँ देखो ना, बात करें तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ सब्सटेंस है, मटेरियल है, एलिमेंट है जो कि तो भी माइक शुरू है, बीच में क्या हुआ, माइक शुरू है किसी का तो भी बेटू डबल बाकी टैप सब कर लोग डाला। बातें मत करो, ठीक है, ठीक है। सो जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो हमको पता है हम लोगों ने करंट कैसे सीखा है ना, हमने थर्मल फिजिक्स सीख लिया है। तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह अगर अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर मतलब क्या, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कैसे डिफाइन करेंगे अच्छा कंडक्टर, रेजिस्टेंस जीरो। अच्छे कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, 120 कितना आएंगे, रेजिस्टेंस जीरो होगा, रेजिस्टेंस जीरो जीरो होगा, मतलब बहुत कम है ना, वो बहुत अच्छा कंडक्टर मानते हैं, मतलब फ्लो को अपोज ही नहीं करेगा। किसके फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। किसी भी कंडक्टर में फ्री कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मतलब जो भी चर्चा होने वाली है अपनी आज कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करने देते हैं, राइट, और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करते हैं, वो है इंसुलेटर, जो मतलब फ्लो ही नहीं करने देते। तो हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर में कि हमें सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हैं। बराबर है ना। अब सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ आसान कर दी सेमीकंडक्टर। कैसे आसान करती है, तुम लोग आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आ ही रहा है अभी। बोलो कैसे आसान करते हैं सेमीकंडक्टर सबके लिए। थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, अलाउ करेगा, which is making your life comfortable। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आज के जमाने में, क्यों, ठंडा ठंडा लगते हुआ उनको कंट्रोल कर पाते हैं, बराबर है। सर ये प्रेम कोबरागढ़े का माइक बंद कर दो, किक मार दो सर। बातें नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल म्यूट हो जाओ। चलो अभी किसी का आवाज नहीं आएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्यों पढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि हमारी लाइफ आसान बनाती है इसमें। हमारी लाइफ में, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के कंफर्ट में या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसने किया है, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इतना क्या महत्व है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स कोई चीज को कंट्रोल कर पाए, है ना, विद द हेल्प ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ मॉडिफिकेशन करके, राइट, इसीलिए सब पॉसिबल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एक वायर है, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। एक बार यहां से इसको हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कर दिया मैंने, तो मैं इसे अंदर क्या कंट्रोल नहीं कर सकता,
बराबर है ना? यहाँ पे क्या होगा, फ्लो करना चालू कर देगा, बराबर। लेकिन विद सेमीकंडक्टर्स अपने को एक अलग सा पावर मिलता है कि यहाँ पे ये जो कंडक्टर्स है ना अपने कॉपर सिल्वर इनको हटा दो और इसकी जगह पे ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट लगा दो जो कि ऐसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, उसका मूड हुआ तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कुछ कंडीशन में, मतलब करंट जारी देगा जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो क्या कर लेगा, वो बोलेगा भाई मैं अवेलेबल हूँ, कंडक्टर बन जाएगा। तो अपने पास कंट्रोल आ जाता है ऐसा कुछ करके जिससे अपन उसको कंडक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसको कभी कभी इंसुलेटर की तरह भी यूज करते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी यूज करते, समझ में आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी जो कि है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, समझ में आएगा। तो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी कंफर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकली प्रूवन अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो भी है, जैसे मोबाइल फोन कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बराबर, सेमीकंडक्टर से ही भरा हुआ है, बराबर। और टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स ले लो, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एकदम स्मार्ट बन गए कुछ सालों बाद, राइट। जैसे टीवी का रिमोट ले, है ना, दूर बैठ के ही बटन दबाए तो जा रहा है करंट, नहीं दबाए तो नहीं जा रहा है, बराबर क्या। तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर। और दो चीजें हैं जो इसको पूरी तरह समझने में मदद करेंगे अपने को, दैट इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अभी अपने को पता है कि अपने पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर सारे मेटल्स हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स है ना, मोस्टली सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, बराबर। और इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टिविटी कैसी होती है, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो रेजिस्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, 10 to the power -2 10 to the power -8 इस रेंज में होती है, ठीक है ना। अगली कर देंगे, मुझे लगता है अभी तक आ ही रहे, ठीक है, समझ में आया। और अगर मैं बोलूं कि इंसुलेटर्स है तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जैसे 10 to the power 9 10 to the power 11 से लेके 16 तक बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ कि ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज में होती है 10 to the power 9 10 to the power 11 इस रेंज में क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, समझ में आया, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। और फिर ऐसे सब्सटेंस भी है अपने पास, these are what, सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब क्या है ना, सेमी का मतलब अपन क्या करते हैं, आधा बोलते हैं, है ना, या इन दोनों के बीच में। सेमीकंडक्टर्स आर दोस एलिमेंट्स या डिवाइसेस या कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आगे बताऊंगा मैं आपको कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किसके बीच में होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, बराबर। ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी उन दोनों के बीच में। तो अपने पास ऐसा डिवाइस है, अपने पास ऐसा एलिमेंट है, अपने पास ऐसे कंपाउंड्स है जो सेमीकंडक्टर है, राइट। तो अपने पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार के सब्सटेंसेस, किस प्रकार के एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज में, पढ़ा है, तो पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तुम भी पढ़ा, मेटल और क्यों, तो हम ये बोल रहे हैं कि इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है
वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, तो वो सेमीकंडक्टर, वो बीच वाले है ना, ऐसे है क्या? तो सेमीकंडक्टर्स आपको एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलेंगे, आपको पीरियोडिक टेबल में पता है कि आपको कौन से है ना। ग्रुप 4 एलिमेंट्स कौन कौन है? बहुत सारे हैं। पीरियोडिक टेबल मेरे को कैसे याद है? तुमको याद रहना चाहिए। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना लोग, अरे सिलिकॉन वैली, देखा है सिलिकॉन वैली पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़ी बड़ी कंपनीज है, यूएसए में सिलिकॉन वैली नाम की एक जगह है। इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है? बैंगलोर। वर्ल्ड फ्लैट मतलब जो बैंगलोर में होता है वही से तुमको यूएसए की कैलिफोर्निया में देखने को, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेस है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, अमेज़न, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। क्या करते हैं? सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है? सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज आई इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में, जिन्होंने पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया, तो ये एक एलिमेंट के प्रोसेस, दिस एलिमेंट इज नथिंग बट सिलिकॉन। क्या नाम है इसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? कितना? 14। कितना है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर? 14। हम बोलते हैं ना कि सिलिकॉन वैली में ये होता है, वो होता है, वो एक्चुअल में सारी की सारी, जैसे इंटेल है ना, इंटेल ने मतलब इंटेल में जो साइंटिस्ट लोगों ने बाद में काम किया, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाज अ ट्रांजिस्टर। क्या? ट्रांजिस्टर। वो खोज है 1948 की। कब की? 1948। तभी प्रेडिक्शन हो गया था कि पहले जो कंप्यूटर्स बना ना, यूएसए में कंप्यूटर बना सबसे पहला। इंडिया में पहला कंप्यूटर कब बना? इंडिया में पहला कंप्यूटर कब बना? पुणे में बना था, पुणे में परम नाम से कंप्यूटर बना। वहां पे एक लेबोरेटरी है, सर वो सुपर कंप्यूटर है। सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग है वहां पे। तो वहां पे डॉक्टर भाटकर या भटारकर नाम का, भाटकर डॉक्टर भाटकर ने, वो तो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, ठीक है। लेकिन उससे बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 40 साल पहले यूएसए में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से पे काम चल रहा था, और ये सारा कुछ एडवांसमेंट आया अपनी लाइफ में, रिवॉल्यूशन आया अपनी लाइफ में, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ? इससे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या, इसको कंपेयर करने के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है पता है? किसी घर में वो पुराना वाला टीवी है क्या, सीआरटी मॉनिटर वाला, ऐसा बड़ा वाला टीवी? हेलो सर। सबके घर में फ्लैट टीवी है ना सबके घर में? तो कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी, तो उसके पीछे कैसा होता है? ऐसा ये ट्यूब होता है और ये स्क्रीन होता है, बराबर है क्या? है ना? इलेक्ट्रॉन का धन होता है, इलेक्ट्रॉन धन होता है, और यहाँ पे पूरा एकदम सर्किट पीछे में रहता है ना, किट। अरे वो ग्रीन कलर का किट नहीं होता है क्या टीवी के पीछे? ये ग्रीन कलर का किट लगा हुआ है, जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब सेमीकंडक्टर से बने, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल्ड फॉर्म में यहाँ पे कुछ ऐसा जनरेशन करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाता है कैथोड, सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीआरटी। पहले कंप्यूटर्स भी ऐसे ही आते हैं, सीआरटी मॉनिटर अपने इसमें है ना, कैबिन में है ना, अपने ऑफिस के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है वो, और इसको इलेक्ट्रॉन जब देंगे तब वो टीवी चालू होता है या टीवी बंद होता है। देखा है क्या आपने? टीवी चालू, टीवी बंद। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंद से इलेक्ट्रॉन जाके इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसको जो भी एनर्जी देंगे, राइट। मतलब अभी भी किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, क्योंकि बिहेवियर की, उनकी मूवमेंट की बात चल रही है। तो इस पूरे चैप्टर में अपन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और उसके साथ होने वाले जो भी प्रकार है वो करेंगे। समझ में आएगा? ठीक है। तो ये भी सारा कुछ इसमें होता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था
ये तो चलो सीआरटी मॉनिटर है। वैक्यूम ट्यूब्स में प्रॉब्लम क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे ट्यूब्स बनाने पड़ते थे, जैसे सीआरटी मॉनिटर में पूरा कांच का बनाया है, बराबर है? किसके जाने के लिए? इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए। एक जो कांच है, ये ग्लास है, वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। उसके अंदर कोई भी चार्ज मूव करेगा तो आजू बाजू की सराउंडिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंट्रोल्ड वे में एक पूरा का पूरा सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, कि अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं विदाउट इंटरफियरिंग या इन्फ्लुएंसिंग द सराउंडिंग। सराउंडिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या हो रहा है इन सब चीजों की वजह से? वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बल्की हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। हम तो चाहते हैं ना हमारे पॉकेट में कोई कंप्यूटर आ जाए। तो पहला जो ह्यूमन कंप्यूटर था ना, वो बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी रूम्स में ऐसे वैक्यूम ट्यूब से उसको बनाया गया है, ठीक है। अभी हमारे पॉकेट में ही कंप्यूटर है, राइट? लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं हम लोग अभी की तरह, कितने भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। जैसे हम जब छोटे थे 1 KB की फोटो की फाइल होती थी, कितनी की? एक फोटो खींच लेते थे, कितनी फाइल होती थी? 1 KB, 1 किलोबाइट्स। अभी एक फोटो 4 MB 5 MB का भी निकलता है। डीएसएलआर से खींचो तो और ही ज्यादा डिजिटल बड़ा सा, राइट? एमबीज में है फोटो, मेगाबाइट्स में है। समझ में आएगा? बहुत बड़ा डिफरेंस है। किलो मतलब 10 टू द पावर 3 और मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 के टर्म्स में, मतलब 1000 गुना आगे आ गए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज, और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसी की वजह से है। मैं बताऊंगा आपको मूड्स में क्या डिफाइन किया है, ये सब समझ में आया क्या? तो ये वैक्यूम ट्यूब्स को हमने हटा दिया। हटाने का रीजन ये था, बल्कि थे, बड़े थे और बहुत स्पेस ऑक्युपाई करते थे, नॉइजी भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉइज को अवॉइड करना। जैसे तुम्हारे जेब में अगर मोबाइल होता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है, कभी आपको बड़े हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स के नीचे खड़े रहे हो क्या? वो जो खेतों में रहते हैं ना, हाँ, बड़े-बड़े हाँ, ऐसे हाँ बड़े सर, हाँ। टावर, उसमें हाँ, हाँ। बड़े-बड़े ऐसे आवाज आती है उससे। हाँ पार्किंग होती है सर उसमें। ऐसे टावर्स के हाथ होते हैं, पता है? और टावर्स के नीचे अगर खड़े रहो तो इलेक्ट्रॉन्स या करंट मूवमेंट का आवाज आता है, जुक जुक जुक। दैट इज व्हाट थर्मल नॉइज। जब भी करंट फ्लो करता है, अगर बहुत ज्यादा करंट है, किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो करता है, तो अगर वो कंटिन्यूअस करंट है, देयर विल बी अ थर्मल नॉइज। टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वहां पे कंटिन्यूअसली तुमको क्या होगा? आवाज आते रहे। कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या? नहीं देखा है कभी किसी को? देखना तुम जाके, वहां पे खड़े नहीं रहने का ज्यादा टाइम, इट्स वेरी डेंजरस। अगर ऐसे वेदर में हम टावर के नीचे खड़े हैं, बिजली आके स्ट्राइक करेगी, लेकिन आपको आवाज सुनने मिलेगी। तो टू अवॉइड दैट नॉइज हम लोगों को फायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो वैक्यूम ट्यूब वगैरह भी होते हैं, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आपको पूरे रूम को ऑक्युपाई करने इतना डिवाइस बनाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि वैक्यूम ट्यूब तो अपने बहुत ज्यादा बल्कि था, बहुत कम कैलकुलेशन की यूज होता था, फ्रेजाइल भी था, टूट जाए ग्लास तो खराब हो गया, ठीक है। इधर मोबाइल 10 बार गिरा तो खराब नहीं होगा, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन, ठीक है। समझ में आया? और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में अपने को सेमीकंडक्टर में बताया? क्या है? जर्मेनियम। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 32। कितना है? 32, 32, ठीक है। तो ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं। और बड़े एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि अपना सेलेनियम है। क्या है? सेलेनियम है। और एक लेड लेड ट्यूरियम, लेड 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 क्या हुआ? लीड पी 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 लेड। आवाज नहीं आ रहा है? सर को अपना आवाज नहीं जा रहा। क्या नहीं आ रहा है? सर लेड है, लेड पीबी। सेमीकंडक्टर
नहीं, लेकिन लेड कंपाउंड में है, आता है लेड कंपाउंड है सेमीकंडक्टर एज ए एलिमेंट मुझे डाउट है सेमीकंडक्टर है या नहीं। ठीक है, so these are the elements which are semiconductor, उनका जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है कंडक्टर से इंसुलेटर के बीच में आता है। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट है, फिर कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं। कंपाउंड्स नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स भी है या फिर हम लोगों ने लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, गैस बोलते हैं इसको, गैस GAAS, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। अगर आप देखो गैलियम आर्सेनाइड का ये कंपाउंड एज अ सेमीकंडक्टर यूज होता है। एंटीमनी है नहीं, वो तो एंटीमनी तो पेंटावेलेंट है ना, सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज करते हैं, वो प्योर सेमीकंडक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, देखो गैलियम आर्सेनाइड की जो कंडक्टिविटी है इस सिलिकॉन से 6 गुना 7 गुना ज्यादा बड़ी है, तो इसको इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है इंडियम फॉस्फेट है, INP। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये भी एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम लोग। फिर कुछ पॉलीमर्स भी है, लिस्ट बड़ी लंबी है, गूगल अगर आप करोगे तो बड़े बड़े अलग अलग नाम है, TSC, ATC, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम है। पॉलीमर्स में भी है, पॉली एनिलीन, कौन से हैं इसमें पॉलीमर्स में, बोलो। Polyamine. So polymers are also what semiconductors. ठीक है, पॉलीमर्स भी हम लोग बना सकते हैं या नेचुरली ऑकरिंग जो नेचर में मिलती है वो सारी चीजें, समझ में आएगा। टेफ्लॉन नहीं रहा, टेफ्लॉन कहाँ, टेफ्लॉन सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉट दैट आई नो, मतलब एकदम ही मेरे को टेफ्लॉन के बारे में तो ये पता है कि टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर है क्या, टेफ्लॉन पॉलीमर है ना, जो अपन वो जो कंडक्टर्स के ऊपर चिपका देते हैं, है ना, जो तवा होता है ना डोसा बनाने का, चिपकना नहीं चाहिए, उसके ऊपर टेफ्लॉन का कवरिंग होता है, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मेरे ख्याल से वो अच्छा कंडक्टर है ना, which does not melt, टेफ्लॉन नहीं होता। ठीक है, द पॉइंट है, ये सारी चीजें बताने का पॉइंट क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स भी है जो सेमीकंडक्टर है, तुम्हारे पास कंपाउंड भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो सेमीकंडक्टर जैसे डिवाइस काम में आते हैं, सेमीकंडक्टर और पॉलीमर भी बहुत है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। तो हाँ बोलो, INP का फॉर्मूला क्या है? इंडियम फॉस्फेट, इंडियम फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, कैडमियम आर्सेनाइड, है ना, ये सारे पूरा गूगल करो तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, मोर देन 92 एलिमेंट। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलीनियम है, ठीक है, और यूरेनियम है, बहुत कुछ है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है अच्छे से, बाकी सबको आ रहा है क्या आवाज? सर हेडफोन लगा नहीं सर, सर ईयरफोन लगाई सो, हेडफोन लगा, अटक रहा हेडफोन सर, हेडफोन लगा, ईयरफोन लगा दो सर, आवाज एको भी हो रहा है और अटक रहा है। अरे यार अलग ही प्रॉब्लम है। अभी आ रहा है क्या आवाज? सर पास से आ रहा है, आप दूर जाके तब नहीं आता।
सर का यूज कर लेता हूं। रुको 2 मिनट, हेडफोन कनेक्ट कर रहा हूँ। ईयरफोन होता है वो। हेलो, आवाज आ रहा है अब? हाँ अब सर। सही है थोड़ा। ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो। तो अपने पास एलिमेंट्स है, अपने पास कंपाउंड्स है, अपने पास पॉलीमर्स है, ठीक है, सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। तो ये बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन किसी एक की भी प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपको सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है और प्रॉपर्टीज कैसे है, वो सारी चीजें समझ जाएगी, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की मैं बात करूं तो हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे रखता है, सिंपल सी बात। कंडक्टर्स हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, बराबर। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एनर्जी शेल्स में रहते हैं, राइट। और जो लास्ट ऑर्बिट में रहेगा, मतलब वैलेंस शेल में रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो भी है, तुम जैसे भी केमिस्ट्री सीखे हो, तो लास्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो सबसे पहले निकलेंगे बाहर और किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेंगे या जिसके साथ भी इंटरेक्ट करना है इंटरेक्ट करेंगे, बराबर। तो इनका जो बिहेवियर है वो हमने किससे समझा? आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है ना? क्या बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कोई भी तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है सबकी। क्या होती है? एवरी इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट या सब ऑर्बिटल हैज अ यूनिक एनर्जी लेवल। जैसे अगर मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोलो?
1s2 2p 6 1s2 2s2 2p 6 कितने हो गए 10 और 3s1। तो इसके एनर्जी शेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरी एनर्जी लेवल जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फील्ड है वहां पे ऐसा शो कर सकता हूं मैं, दिस इज 1s एनर्जी लेवल, राइट। ये क्या है 2s 2p एंड 3s। अब इसमें मुझे बताओ 1s 2s 2p दीज आर कंप्लीटली फिल्ड, बराबर है कि नहीं? है ना। तो अगर मैं सोडियम का एक एटम लेता हूं विच इज एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, किसी भी मटेरियल, मैंने कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, किसी को भी उठा के मैं अगर बोलता हूं कि उसका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है एक सिंगल एटम का। अब सिंगल एटम को कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोलेटेड एटम को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो दूसरे, उसको एक साइंटिफिक, उसको एक क्या दिया जाता है डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि दो एटम्स के बीच में 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, कितना 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो इसको आइसोलेट मान सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड एटम मान सकते हैं। मतलब उसके आजू बाजू में इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ, दूसरे एटम के साथ। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक एटम यहाँ पे है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, और दूसरा एटम यहाँ पे है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो क्या हो जाएगा, एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसा शेयरिंग करना शुरू कर देंगे दोनों, बराबर है। तो जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है, मतलब कितना डिस्टेंस, अगर 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं कि क्या, इसको आइसोलेटेड एटम मानो। तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, डिस्क्रीट होगी, बराबर है। और अगर बहुत सारे एटम्स पास में आ गए, मतलब करीब आ गए, दो सोडियम के एटम्स करीब आ गए, तो क्या होगा, इनकी जो एनर्जी लेवल्स है क्या हो जाएगी, ओवरलैप होने लगेगी। अकेला है तो क्या, तो इसका 1s, अगर दूसरा और एक एटम आ गया तो उसका 1s एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल किसके पास जाएगा, 1s के पास, 2s के पास, 2p साइमल्टेनियसली है, बराबर। यार वीडियो अटक गया, वीडियो पॉज हो गया, फ्रीज हो गया सर। आ गया ना, शुरू हो गया। हाँ हो गया शुरू। मेरे ईयरफोन में आवाज आ रही है, हेडफोन में नहीं। ओके चलो, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको ये बोलता है, लिख लेता हूं नाम इसको, कि इलेक्ट्रॉन अपने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में होते हैं, बराबर, नंबर ऑफ, ठीक है। तो अगर बहुत सारे एटम्स के बारे में हमें बात करनी है तो हम कितने एटम्स के बारे में बात करते हैं, मिनिमम 1 मोल एटम्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कितने एटम्स होंगे उसमें, कितने, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 10⁻23 तो एटम्स की बात कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 10⁻23 एटम्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूं, तो एनर्जी लेवल्स मेरे कैसे आने चाहिए, यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल्स आएंगे, 1s एनर्जी लेवल्स कितने आएंगे, 1 मोल। अरे दो के लिए दो थे एनर्जी लेवल्स 1s के, 10⁻23 के आसपास एनर्जी लेवल्स आएंगे।
यहाँ पे कितने आएंगे? 2s एनर्जी लेवल्स भी उतने ही, 2p एनर्जी लेवल्स भी उतने ही, और 3s एनर्जी लेवल्स भी उतने ही। समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? तो जब मैं उसको देखता हूं दूर से, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है और इतने ज्यादा एटम्स है। अब हमें पता है कि सॉलिड में स्पेसिंग तो बहुत कम होती है, ऐसा लाइट स्ट्रक्चर बन जाता है कि स्पेसिंग बहुत कम होगी। तो ये एनर्जी लेवल्स ना होते हुए ये क्या कैसे दिखेंगे दूर से? बैंड्स की तरह। कैसे दिखेंगे? बैंड की तरह, ऐसे पट्टे दिखेंगे, पट्टे किसके? एनर्जी लेवल्स के। सो दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड्स। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम अगर है, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ एटम भी लेते हैं, 1 मोल्स भी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? हमको एनर्जी बैंड दिखेगा, है ना? आइडियल केस सिनेरियो, ठीक है? एनर्जी बैंड मिलना चाहिए ऑब्वियसली, राइट? पर पॉली भाई साहब क्या बोलते हैं कि ये आइडियल केस सिनेरियो तो बढ़िया है, सुनने में बढ़िया लगता है ना? इट साउंड्स गुड, बट व्हाट हैपेंस कि जब आइसोलेटेड एटम है तो उसके एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं, राइट? लेकिन जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है, कुछ अल्टरेशन होने लगते हैं, कुछ गड़बड़ होने लगती है एनर्जी बैंड्स में। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये सारे एनर्जी बैंड्स बनाऊं तो पहला वाला 1s बैंड कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं? ऐसा दिखेगा, बराबर? 2s भी कैसा है? अरे 2s भी कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। 2p भी कैसा है? 2p कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। completely filled. एंड 3s, 3s कैसा है? हाफ फिल्ड, तो आधा है ना? तो यही से कहानी शुरू होती है कि आपका जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, वैलेंस बैंड है, उसके ऊपर का पार्ट ये क्या है? खाली है, बराबर? अब सोडियम क्या है? मेटल है, सेमीकंडक्टर, मतलब मेटल है क्या? बोल दिया। कंडक्टर है फिर तो, है ना? तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम, राइट? तो ये जो हाफ फील्ड तुम्हारा बैंड है ना, हाफ फील्ड बैंड, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक एटम की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन, बराबर? इन एवरी एटम सिर्फ लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर? तो वो लूज करना आसान रहेगा ना उसके लिए। मतलब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। एंड दैट अपर स्पेस इन दिस इज कॉल्ड एज द अपर एनर्जी लेवल, जो कि एम्प्टी है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। और जब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है ना, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तब तक वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं करता है। जब तक वो फ्री नहीं होता, तो इसको फ्री करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नेचुरल टेम्परेचर पे, जैसे अगर गुड कंडक्टर है तो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा थर्मल एक्साइटेशन मिलता है उनको, और वो क्या हो जाता है? फ्री। तो फ्री होके वो कहां चले जाते हैं? फ्री होके वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। समझ में आया क्या? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर वैलेंस बैंड। और ये जो एम्प्टी स्पेस है विद इन द बैंड, जो अपर साइड गया है, दैट इज व्हाट? कंडक्शन बैंड। समझ में आया क्या? अरे समझा क्या? ठीक है। इन द केस ऑफ सोडियम, ठीक है, अगर कुछ दूसरा एलिमेंट लेते हैं आप, है ना, ये तो क्या मोनोवैलेंट है, बराबर? मोनोवैलेंट है ना एलिमेंट है। बायवैलेंट लेते तो बायवैलेंट में क्या होता? किस तरह का कंडक्शन बैंड बनता अगर मैं ये बनाऊं तो? बोलो। और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसके बाद का एलिमेंट कौन आता है सोडियम के बाद?
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बनाओ, चलो क्या होगा, उसका वैलेंस बैंड और उसका कंडक्शन बैंड क्या आएगा, चलिए बनाइए। तो थोड़ा सा थर्मल एक्साइटेशन हुआ, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जाके कंडक्शन बैंड में बैठेंगे, और जब भी हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे एलिमेंट को, फटाक से क्या हो जाएगा, करंट मिलने लगेगा हमको, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, चलो बनाइए। चलो मैग्नीशियम के लिए बना के देखो। एम जी आता है ना रे, कि एम एन आता है, जी ना। ये तो पूरा फील्ड हो गया। फिर मैग्नीशियम गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? बैड। मेटल है कि क्या है, बैड कंडक्टर है? मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। मेटल। मेटल है तो मेटल है तो सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते, तुमने तो पहले डिफाइन करके रखा है जनरली। जनरली चलो बनाओ इसका बैंड। गेम ले रहे हो आप तो? क्या हुआ रे तेरे को? चलो जल्दी जल्दी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, अब इसका बनाओ बैंड। आइडियली कैसा केस सिनेरियो होना चाहिए? तो मिनिमम हम कितना लेते हैं? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना? जैसे दुकान में गए तो मिनिमम बोलते हैं कि 12 केले दे दें, मतलब 1 डजन बोलते हैं, वैसे 1 मोल बोलते हैं केमिस्ट्री में अपन। फिर 10⁻23 आइटम्स तो होने चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, कुछ भी होने चाहिए। तो मांगना है बराबर से तो 10⁻23 मांगो, बराबर। दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, कितना आएगा इसका बताओ? वन एस, 2s, 2p एंड 3s2, ये हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, सेम है ना, लेकिन ये क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा, बराबर है क्या? तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है? अरे स्टेबल होने के लिए तो बोलेगा ना दोनों इलेक्ट्रॉन को चले जाओ घर छोड़ के, बराबर है ना। ये तो इसकी टेंडेंसी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी है मैग्नीशियम की, बराबर है। मेटल है, ये भी तो कंडक्ट करेगा, बाइवैलेंट है ये, है ना, 2 वैलेंस ये अफोर्ड कर सकता है, बराबर है क्या, स्टेबल होने के लिए। अब क्या हो जाएगा, तो ये जब कंप्लीटली फील्ड है, बराबर, तो उसका नेक्स्ट बैंड कौन सा होगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सी होगी, क्या हो जाएगी? 3p की 3d, 3p। इसमें भी अगर कंफ्यूज है बच्चे तो मैं क्या कर सकता हूं, जान दे दूं अब? समझा क्या? तो दिस इज व्हाट, इस बैंड में जाएगा जो कि एम्प्टी है, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए कंडक्शन बैंड बन जाएगा। दिस बिकम्स द वैलेंस बैंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, यहाँ जंप मारेंगे। समझ में आया क्या? कंडक्शन करने के लिए। सो ऑलवेज जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बन रहा है, राइट, उसके लिए जो भी हाफ फील्ड है, उसकी बची हुई जो जगह है वो क्या हो जाएगी, कंडक्शन बैंड बन जाएगी, अगर मोनोवैलेंट है। अगर बाइवैलेंट है, कंप्लीटली फील्ड है अगर कोई, तो उसका नेक्स्ट एनर्जी लेवल उसके लिए क्या बन जाएगा, कंडक्शन बैंड बन जाएगा। ठीक है, ये आइडियल केस सिनेरियो है, पर ऐसा होता नहीं है। मैं बताता हूं कैसे, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना, तुमको लग रहा है, ठीक है, पर इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है। पॉलिश साहब बोलते हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है एक एटम की, बराबर है। 2 एटम्स आ गए तो दोनों की एनर्जी लेवल, मतलब एक एक ऐसे एनर्जी लेवल ओवरलैप हो जाएगी और एक बैंड मिलेगा, बराबर। 10⁻23 के लिए 10⁻23 सारे एनर्जी लेवल एक साथ देखोगे तो क्या दिखेगा, बैंड दिखेगा सामने से, बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि पॉलिश भाई साहब ने और एक चीज बताई है, क्या बताई है, कि अगर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, एटम्स अगर करीब करीब आते हैं पास, तो एनर्जी लेवल्स में अल्टरेशन आ जाता है। क्या क्या एनर्जी लेवल्स में क्या आ जाता है, अल्टरेशन आ जाता है। अल्टरेशन मतलब क्या, कि जैसे
ये एनर्जी लेवल थी, बराबर। तो जब दूर है, बराबर, ये एनर्जी लेवल्स बता रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बता रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह से ग्राफ्स आपको बनाए बताने, है ना। तो ये एनर्जी लेवल से अलग अलग अलग, बराबर है क्या। तो ये कौन सा है, 1s 2s 2p 3s2, है ना, 3s एंड 3p पकड़ लो। 4 एनर्जी लेवल से, 5 एनर्जी लेवल से तो 5 बैंड्स बनेंगे अगर बहुत ज्यादा आइटम्स आएंगे तो व्हेन एन आइसोलेटेड आइटम इज देयर, क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड आइटम के लिए क्या हो जाएगा, हाँ, सिंपल सिंपल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, बराबर। आइसोलेटेड है, अलग से है, लेकिन बहुत सारे आइटम जब करीब आएंगे तो क्या हो जाएगा, बैंड बन जाएगा, बराबर। पर ये बैंड ऐसा नहीं बनता है। ये क्या है ना, अगर मैं सिर्फ एक का रिप्रेजेंटेशन बताऊं आपको, अगर ये 3s2 है तो जब बहुत सारे आइटम्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो ये एनर्जी बैंड एक दूसरे में घुसने लगते हैं। समझ में आया क्या। तो जहां पे अगर मैं सोडियम के लिए बनाऊं तो सोडियम कैसा था, हाफ फिल्ड था, बराबर। तो सोडियम का बैंड फॉर 3s कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इस तरह चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, जिसके पास कुछ बैंड जो खाली है ना, एनर्जी लेवल्स, वो कहां चले जाते हैं, ऐसे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, कौन सा बैंड, नीचे जो है क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड, और जो ऊपर हो गया वो कौन सा, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप या बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको, बैंड गैप। कौन सी गैप है ये, बैंड गैप। समझ में आया क्या, अरे समझा कि नहीं समझा, ठीक है। लेकिन ये कैसी गैप है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इस गैप में कभी जाएगा ही नहीं है। जाना है अगर उसको जाना है तो कहां चला जाएगा, डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में। मतलब अगर इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, बीच में खाई है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये क्या है तुम्हारा, कंडक्शन बैंड है। बुलाता है पर जाने का नहीं है बिल्कुल अभी। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर एनर्जी नहीं है, दिस एनर्जी, अगर वैलेंस बैंड में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है यहां पे जंप मारने की, तो कभी वो फ्रीज हो गए सर। हेलो सर, अटक गया। अटक गए। सर फ्रीज हो गए। सर वीडियो पॉज हो गया। होगा तभी तो वो करंट बन पाएगा। अभी तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन है ना बैठा हुआ वैलेंस शेल में। सर ब्लर हो गया जब पूरा। कंडक्शन बैंड में जंप मारेगा तभी वो स्क्रीन छोटी यार हो कुछ गई। भी नहीं दिख रहा। ब्लर हो गए। बीच में अटक गया था सर तो 2 वापस मिनट स्क्रीन रुको। छोटी हो गई। प्रॉब्लम है। आउट हो गए सर। सर बहुत खराब दिख रहा। बैंड बज गई। मैं अपने मोबाइल से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, यहाँ का इंटरनेट का प्रॉब्लम। बहुत ही ज्यादा ब्लर सर कर रहा सर। फिर से अटक गए सर। अभी आ रहा है क्या ठीक से, नहीं 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 अरे अभी नहीं है। आ रहा, वैसा ही है। सर 2 मिनट रुक जाओ। जी भी प्रॉब्लम है। नेटवर्क का रुको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। माउस नहीं है क्या यार उसके पास, लेके आओ ना यार रौनक, जा बुलाता हूँ।
माउस जाना, माउस 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 यहाँ पे भी तो है ना। अभी दिख रहा है क्या यार, बोलो। दिख रहा पर बोर्ड हाँ, ब्लर सर। हो गया। तो ये बोर्ड कौन ब्लर है है कमेंट पूरा। मार रहे हैं? देवन दवे। आपके सुपर कंप्यूटर में कंडक्टिविटी नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? चलो आवाज आवाज आ रहा यार, है। बहुत ही टाइम अभी पास हो फिर गया ब्लर हो गया। सर। ब्लर ब्लर हो गया गेम तो नहीं ले रहे हैं लोग। सर नहीं ले रहे नहीं गेम, ले रहे एक ना बार गेम। आप अभी के मोबाइल रौनक से के फोन लॉगिन से करके चेक कर देखो। लो सर, गेम ले रहे होंगे तो। माउस भी नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े क्या? सर पर दिख ही नहीं रहा तो कैसे आगे बढ़े। दिख ही नहीं रहा तो कैसे बढ़ेंगे सर? सर्कल कंटिन्यू करो अभी। हाँ कौन सर, सा अभी नोट्स करना है, मतलब नोट्स में भेजूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, सर वो वहां से बताओ, दो पहाड़ कुछ बता रहे थे तब से ब्लर हो हाँ गया। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ, ब्लर तो आ ही रुको मैं करता हूँ कुछ।